हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में कल बात करी थी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की। ठीक है, साथ ही साथ हमने उनको यह भी देखा था कि वो बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि सारे त्रिकोणमितीय फलन जो थे वो क्या थे, वो एक बहुएकाकी और अंतक्षेपी फलन हुआ करते थे और हमने उनके प्रांत को और सह प्रांत को कुछ इस तरीके से रोक दिया था या इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो क्या बन जाए, एकाकी और आच्छादक बन जाए, ताकि हम उनका प्रतिलोम ज्ञात कर सकें। ठीक, आज हम उन्हीं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली बार शुरुआत हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की। पहला प्रतिलोम वृत्तीय फलन है अपना y बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स x के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स x को अगर आपको बनाना है तो हम वापस उसको उसी तरह से पढ़ेंगे कि सबसे पहली चीज इसके बारे में जो मुझे बात करनी है वो है इसका प्रांत। प्रांत क्या होता है, जो साइन x का परिसर था वही साइन इनवर्स x का क्या बनने वाला है, प्रांत बनने वाला है। तो हम बोलेंगे यहां पर x बिलोंग्स टू -1 से लेके और 1 तक जो आएगा वो क्या है, इसका प्रांत है। ठीक है, प्रांत के बाद हम बात करते हैं सेकंड चीज जो क्या थी हमारा, वो था परिसर। अब परिसर क्या होगा, परिसर यानी y का वैल्यू। y का वैल्यू इसके लिए कहां से कहां तक जाता है, -π/2 से लेकर और π/2 तक जाता था, क्योंकि हमने साइन x के ग्राफ को -π/2 से π/2 में ही रोका था। तो -π/2 से π/2 अगर मुझे साइन x का मैंने परिसर बना दिया या सहप्रांत बनाया तभी इसका प्रतिलोम निकल पाया और वो साइन इनवर्स x बना। और साइन इनवर्स x क्या करता है कि आपका फलन जो दिया गया है उसके प्रांत को अपना परिसर बना लेता है और दिए गए फलन के परिसर को अपना प्रांत बना लेता है। तो हमने साइन x का जो परिसर आया था -π/2 से π/2 उसको हमने परिसर बना लिया। साइन x का जो प्रांत था वो -π/2 से π/2 रखा था, उसको हमने परिसर बना लिया। और जो साइन x का परिसर आया था -1 से 1 उसको हमने साइन इनवर्स x का प्रांत बना दिया। तीसरी चीज जो इसके बारे में हमें बात करनी है वो है इसका ग्राफ। जैसे कि हमने बात करी थी पहले, कोई भी फलन और उसका प्रतिलोम हमेशा y बराबर x के सापेक्ष कैसा होता है, सममित होता है। यानी अगर आपको किसी फलन का प्रतिलोम फलन का आलेख चाहिए तो आप क्या करें, y बराबर x वाली एक रेखा खींचे और y बराबर x वाली रेखा से उसकी इमेज ले ले। तो जो इमेज आएगा वही उसका क्या है, ग्राफ होता है। किसका, इनवर्स का। तो अगर हम यहां साइन इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स x का मैं पहले ग्राफ समझा दूं आपको कैसा होता है। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष आ गया और प्रांत कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है। ठीक है, अब अगर आप साइन इनवर्स 1 का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा π/2। तो मैं इसे मार्क कर देता हूं और -1 पर आपको क्या मिलेगा, -π/2 मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है। अब आप इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, शून्य पर वो क्या देगा, शून्य देगा। लेकिन इसका आलेख बनाते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ देख लें। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ को देख रहे थे तो वो था -π/2 से π/2 तक हमने उसे ब्लॉक कर दिया था और मेरा जो ग्राफ आया था वो ऐसे आया था और इधर से जो ग्राफ आया होगा वो ऐसे आया होगा। ठीक है, y बराबर x वाली लाइन अगर आप खींचते हैं तो y बराबर x वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसकी जब आप इमेज लोगे तो इसकी जो इमेज आपको दिखेगी वो कैसे दिखेगी, यहां से इसकी इमेज कुछ ऐसे आएगी और इस वाले पार्ट की इमेज कुछ ऐसे आएगी। इसका मतलब जो आलेख आने वाला है वो कैसे आने वाला है, वो आलेख आएगा कुछ यहां से चलेगा, कुछ ऐसे आ जाएगा और इधर वाला आलेख जो होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ बना, ये ग्राफ कैसा बना, ये बना है y = साइन इनवर्स x का। और ये कैसे निकाला गया है, y बराबर x वाली लाइन के हिसाब से साइन x के ग्राफ का आपने क्या ले लिया, इमेज ले लिया। जब इमेज लिया तो वो जो ग्राफ आया वो y = साइन इनवर्स x आया, जहां पर वो 1 पर कितना दे रहा है, π/2 दे रहा है और -1 जब उसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं तो वो -π/2 दे रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ मिला वो किसका बन गया, आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ मिला। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे, वो क्या है कि देखिए यहां पर ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। अगर आप साइन का इनवर्स में 1 डाल रहे हैं तो आपको मान मिल रहा है π/2 और जब आप साइन इनवर्स में -1 डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, -π/2। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x एक
विषम फलन है। क्या है? विषम फलन है। अब इसके बारे में पांचवी चीज के बारे में बात करेंगे हम। पांचवी चीज देखें, ये जो फलन है, अगर आप देखें -1 से 1 की तरफ आप जाते हैं, x का मान यदि आप -1 से +1 की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा? ये जो आपका आलेख है ये इंक्रीज कर रहा है, वर्धमान है। तो हम बोलेंगे क्या कि साइन इनवर्स x एक वर्धमान फलन है। अब वर्धमान फलन है तो इससे क्या मतलब आएगा, यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूं कि यदि प्रश्न में वर्धमान फलन हो, यदि प्रश्न में वर्धमान फलन को हटाया जाए तब असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको मैंने ये सवाल लिख के दिया कि साइन इनवर्स x जो है वो आपका ग्रेटर देन है π/6 से, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/6, तो आप क्या करेंगे? इनवर्स हटाएंगे तो आप उसको उधर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका ये बनेगा क्या? x इज ग्रेटर देन साइन ऑफ π/6, यानी x का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखें कि यहां पर हमने असमीका के चिन्ह को परिवर्तित नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फलन है जो कि कैसा हो? वर्धमान हो, तब अगर आप उसे हटाते हैं तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जी। अब अगर हम इससे आगे चले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6 पर चले हम। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि यह एक या साइन इनवर्स x एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक फलन है। नॉन पीरियोडिक फलन है मतलब ये क्या है? ये आवर्तीय फलन नहीं है, ये आवर्तीय फलन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर यदि ये आवर्तीय फलन हो जाता, मान लो कि ये साइन इनवर्स x को हम बोलते कि कैसे भी करके आवर्तीय फलन होता, तो फिर इसका प्रतिलोम ज्ञात करना अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? बहु एकाकी फलनों के प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किए जा सकते, सिर्फ एकाकी और आच्छादक फलनों के जो है वो हम निकाल सकते हैं। क्या? आपका प्रतिलोम फलन। तो यहां पर ध्यान रखें कि साइन इनवर्स x क्या है? एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। और 7वां पॉइंट अपन को समझना है वो क्या कि साइन इनवर्स x अपने प्रांत में सतत फलन है। क्या है? सतत फलन है। आप देखें कि ये ग्राफ कहीं पर टूटा नहीं है। अगर ये ग्राफ कहीं पर टूटा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका फलन है ये कैसा है? सतत फलन है, यानी इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आपका पास जो ऑप्शन है वो क्या है? y बराबर साइन इनवर्स x का आ गया। और ये ग्राफ जो है वो बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरुआत से कैलकुलस पढ़ाते वक्त ये बोलता आ रहा हूं कि जो हर आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे और जो जो नए नए ग्राफ आपके आते जाएंगे उन सबको आपको मगअप करना है, बहुत अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि कैलकुलस के अंदर जो सबसे अच्छी अप्रोचेस आती हैं वो हमेशा किससे आती हैं? ग्राफिकली आती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हुआ। अब हम दूसरे पे चलते हैं। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो है y बराबर कॉस ऑफ इनवर्स x। पहली चीज इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? वो है इसका प्रांत। प्रांत वापस से देखें, x का मान क्या होगा? जो cos x का परिसर है। cos x का परिसर -1 से 1 है, तो cos इनवर्स x का प्रांत जो आएगा वो -1 से 1 आएगा। सेकंड, ये वो परिवार है जो अपना रेंज कहां से कहां तक देता था? 0 से पाई, यानी y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 0 to पाई आ जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज के बारे में अगर अपन बात करें तो वो है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको इधर समझा देता हूं। देखो, आपने क्योंकि cos का प्रांत 0 से पाई लिया होगा, cos x का प्रांत 0 से पाई लिया होगा, तो मैं cos x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, वो भी कहां से कहां तक? 0 से लेके और पाई तक। 0 से पाई में बीच में कहीं पर π/2 आया होगा और cos x का ग्राफ 1 से गया होगा नीचे ऐसे और π/2 से पाई में ऐसे। ठीक है जी। फिर हमने क्या करा होगा? हमने y बराबर x वाली लाइन खींची होगी,
ये हमारी y बराबर x वाली लाइन आई होगी। और अब हम क्या चाहते हैं, इस y बराबर x से इस वाले आलेख का इमेज निकालना चाहते हैं। तो देखो इमेज कैसे निकलेगा, यहां कहीं पर ये 1 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस 1 की इमेज यहां पर कहीं पर 1 आ जाएगी, बोलो सही बात, ठीक है। फिर आप देखें कि यहां आपको π/2 दिख रहा है, तो 1 से ऊपर कहीं पर π/2 दिख जाएगा आपको, और इस पाई की इमेज यहां पर कहीं पर आपको पाई दिख जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, y बराबर x के सापेक्ष आप इमेज चेक कर रहे हैं। तो आपको पाई की इमेज पाई दिख गई, π/2 की इमेज π/2 दिख गई, 1 की इमेज 1 दिख गई, 0 पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए जरा कि अगर अपन आलेख बनाएंगे तो आप देखो ध्यान से कि ये जो हिस्सा है इस वाले का, इसकी मैं पहले इमेज बनाता हूं, और यहां पर कहीं पर -1 आएगा बेटा, यहां पर कहीं पर क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अपन बात करेंगे -1 से 1 तक के ग्राफ की बात करनी होती है हमें। अब आप देखें क्या करना है हमें, हम ये बात कर रहे हैं, ये क्योंकि यहां पर इमेज आ रही होगी इसकी भी -1 से, ठीक। अब आप देखो जरा इस पार्ट की इमेज लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, इस पार्ट की इमेज जब आप लेके जाओगे तो -1 पर वो -π की तरफ आएगा, और आपका जो आलेख होगा वो यहां से शुरू होगा, ऐसे आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हिस्सा मैंने अभी बनाया है, ठीक है, वो हिस्सा और ये वाला हिस्सा इमेज बना रहे हैं। अगर मैं दोनों को ध्यान से दिखाऊं तो आपको ये वाला पार्ट देखो आप, और ये वाला ग्रीन का जो अपन ने हिस्सा बनाया वो वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो उसकी इमेज आ गई है, ये वाला पार्ट इमेज में आ गया, ठीक है जी। दूसरा हिस्सा जो बचा है आपका वो ये वाला हिस्सा बचा है, इसकी इमेज आप यहां से ऐसे ले जाएंगे, यानी इस पार्ट की जो इमेज आएगी वो आ जाएगी ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका ग्रीन वाला ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका है, आपका कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो अगर इस ग्राफ को अपन को बनाना है सीधा, तो अपन यहां से बनाएंगे कॉस इनवर्स x के ग्राफ को। कॉस इनवर्स x के ग्राफ के लिए हमें प्रांत क्या दिया गया बेटा, -1 दिया गया है और 1 दिया गया है, और आपका जो परिसर है वो 0 है, और 0 के बाद वो पाई पर है, और बीच में कहीं पर आपका मान π/2 भी आया होगा यहां पर, ठीक है। -1 पर आप पाई पर चले जाओगे, वहां से ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका बना, ये किसका ग्राफ बना है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बना है, जो वास्तविकता में क्या करा गया है, कॉस x का ग्राफ लिया गया था, जिसे y इक्वल टू x से इमेज लिया गया, ठीक है। इसके बारे में अपन और डिटेलिंग करते हैं। अभी हमने 3 चीजें सीख ली, एक तो उसका ग्राफ सीख लिया, ठीक है, प्रांत और परिसर हमें पता चली गया। अब हम बात करते हैं इसमें चौथा पार्ट जो है वो क्या है कि ये कैसा फलन है, क्या ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बनने की कोई बात है ही नहीं इसमें। दूसरा, क्या ये y बराबर x के सापेक्ष सममित है ग्राफ, बिल्कुल नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि अगर विषम फलन होगा तो वो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा, और यदि वह सम फलन होगा तो y बराबर x के सापेक्ष सममित होगा। इसका मतलब न यह फलन सम है और न यह विषम है, तो हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स x जो है वो नैनो है, नैनो फलन है। नैनो का मतलब क्या होता था, नाइदर इवन नॉर ऑड, न सम न विषम, तो नैनो फलन है, ठीक है साहब। फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, तो आप देखें कि -1 से 1 की तरफ जब आप x का मान लेके जा रहे हैं, तो आपका आलेख का जो मान है वो पाई से और कहां जा रहा है, 0 की तरफ। तो जैसे आप x का मान -1 से 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं, आपका y का मान पाई से क्या हो रहा है, 0 की तरफ गिर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फलन कैसा है, सॉरी ये कॉस इनवर्स x है ना, कॉस इनवर्स x क्या है, नैनो फंक्शन है। फिर अपन लिखते हैं कॉस इनवर्स x एक ह्रासमान फलन है, क्या है, ह्रासमान फलन है। अब ये ह्रासमान फलन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसको आप असमीका से हटाएंगे, असमीकाओं के प्रश्न में से किसी ह्रासमान फलन को यदि हटाया जाता है तो वह क्या करता है, असमीका के चिन्ह को परिवर्तित करता है। तो यहां पर फिर से नोट डाल के लिख लें क्या, कि यदि असमीका में से, असमीका के प्रश्न में से ह्रासमान फलन हटाया जाए, तब चिन्ह परिवर्तित होगा। इसका मतलब यदि मैं आपको लिख दूं कि cos इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन π/6 है,
कॉस इनवर्स एक्स का मान मैं क्या बोल रहा हूं कि वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, π/6। तो जब आप इसको अगले स्टेप पे हटाएंगे तो आप लिखेंगे x जो है वो लेस देन होगा किससे, cos ऑफ π/6 से। यानी आपका जो उत्तर आने वाला है वो क्या आएगा, x इज लेस देन cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 होता है। तो इसका मतलब वो x का मान जो होगा √3/2 से छोटा होगा। लेकिन यहां ये भी ध्यान देना कि -1 से तो वो बड़ा ही रहेगा क्योंकि उसका प्रांत -1 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 से लेकर के और √3/2। तो यहां क्या हुआ, आपके असमीका के चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ा क्योंकि cos इनवर्स x कैसा है, अपने प्रांत व परिसर में वो एक हासमान फलन है। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6, cos इनवर्स x आवर्तीय फलन नहीं है। cos इनवर्स x आवर्तीय फलन नहीं है। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, वो तो आपको समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि इसको प्रतिलोम दिखाना था। ठीक है जी। और अपना जो 7वां पॉइंट है, नैनो भी हो गया था। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किसके सापेक्ष समय चल रहा है अपना। अपन जब बात कर रहे थे देखिए तो अपन ने क्या बोला था कि ये कैसा फलन है, ये यहां तक आ गया था। अब हम बात कर रहे हैं किसका, 7वां पॉइंट। आप ग्राफ देखें किसका, cos इनवर्स x का। क्या cos इनवर्स x का ग्राफ कहीं टूटता हुआ दिख रहा है, नहीं। तो आप बोलेंगे क्या कि cos इनवर्स x एक सतत फलन है, अपने प्रांत में और परिसर में वो क्या है, एक सतत फलन है। तो ये वाला जो आपका लॉजिक हुआ। अच्छा, इनमें से एक अच्छी बात और देखिए बेटा कि यहां पर आप देखोगे तो ये फलन जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, बस उसका जो परिसर जा रहा है वो 0 से π तक जा रहा है। तो 0 से π तक जा रहा है। इसका जो परिसर जा रहा था वो कहां से कहां तक जा रहा था, -π/2 से π/2 तक जा रहा था। तो ये वो निश्चित अंक है जिनके बीच में आपका फलन क्या दे रहा है, अपना मान दे रहा है। और हम लोगों ने फलन में ये बात करी थी अपने आखिरी लेक्चर के अंदर, हमने ये बात करा था कि यदि किसी फलन का जो परिसर है वो दो निश्चित अंकों के मध्य रहता है, ठीक है, ऐसे अंक जिनको हम जानते हैं, हम माइनस अनंत या प्लस अनंत नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसे दो नंबर जिनको हम जानते हैं, अगर उन दो नंबरों के बीच में आपका फलन का परिसर आ रहा है तो वह आपका क्या कहलाता है, परिबद्ध फलन। तो यह भी एक परिबद्ध फलन है और यह भी कैसा है, एक परिबद्ध फलन है। ठीक है, अब हम अगले वाले की बात करेंगे। थर्ड हम चल रहे हैं y बराबर tan इनवर्स x के लिए। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स x के बारे में अब बात करना है। तो सबसे पहली चीज जो इसके बारे में बात करनी है वो क्या है, इसका प्रांत। इसका जो प्रांत आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू r। जो tan x का परिसर था, ठीक है ना, जो tan x का परिसर था वही हमारे tan इनवर्स x का प्रांत होने वाला है। तो tan x का परिसर कहां से कहां तक जाता था हमारा, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारा ले लेते थे। तो प्रांत जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यह है x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमें करनी है वो क्या करना है, इसके परिसर के बारे में बात करनी है। अब इसका परिसर यानी y का मान, y का मान ध्यान दें ये tan इनवर्स x है। और कल हमने बात करा था कि ये दो परिवारों में बंट गया था, एक परिवार sin इनवर्स का था और एक परिवार cos इनवर्स x का था। sin इनवर्स x के परिवार के जितने भी लोग थे वो सब -π/2 से π/2 जाने को तैयार थे, ठीक है ना। और cos इनवर्स x का जो परिवार था वो हर बार कहां से कहां तक जाने को तैयार था, वो था 0 से π के लिए। तो ये क्योंकि sin इनवर्स के परिवार में आता था sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, तो हम बोलते थे कि इसका जो परिसर आएगा वो आएगा -π/2 ओपन से लेकर और π/2 ओपन तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। इसका ग्राफ, अब इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। जरा आप ध्यान दें कि tan x का ग्राफ जो होता था वो कैसा होता था। आपके जहन में बात आ जानी चाहिए कि tan x का ग्राफ सर कुछ इस तरीके से ऊपर जाता था और कुछ इस तरीके से नीचे जाता था। अब अगर y बराबर x वाली लाइन आप खींचते हैं तो इसकी इमेज में वो ग्राफ जो आएगा वो इमेज में ऐसे आएगा, यानी कॉन्केव डाउनवर्ड देगा इधर से और इधर से ऐसे आ जाएगा। तो मैं इस बात को अपने जहन में रखते हुए और डायरेक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे, ये मेरा y अक्ष है, ये मेरा x अक्ष है, मेरे को x अक्ष में माइनस अनंत से लेकर कहां तक जाना है, प्लस अनंत तक जाना है। यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया है जिसे हम कहते हैं π/2, यहां हमने एक पॉइंट ले लिया जिसे हम कह रहे हैं माइनस का π/2, ये -π/2।
-π/2 और π/2 को परिसर कभी पकड़ेगा नहीं, ठीक है, वो हमेशा ओपन में है। तो अगर वो ओपन है यानी उसे हमें छोड़ना है तो हम डॉटेड लाइनें खींच देते हैं। तो हमने कहा कि ये डॉटेड लाइन आ रही है और ऐसे -π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन आ गई। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ 0 पे 0 देगा, प्लस अनंत की तरफ जाओगे तो ये π/2 की तरफ जाएगा, जाता हुआ सा टच करता हुआ सा दिखेगा, टच कर नहीं रहा है, ऐसे ये नीचे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ बना है? आपका y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ बना है। इसकी चौथी चीज के बारे में अगर अपन बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष कैसा है? सममित है। अगर ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है तो ये आलेख निश्चित तौर पर विषम फलन होगा। तो हम बोलेंगे कि tan इनवर्स x एक विषम फलन है। विषम फलन का मतलब आप समझते हैं बेटा? विषम फलन का मतलब यह है कि अगर x के स्थान पर हम -x रखेंगे तो ये माइनस बाहर फेंक देगा, यानी tan इनवर्स -x जो होगा वो -tan इनवर्स x होगा। यानी विषम फलन से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि tan इनवर्स -x जो होगा वो माइनस का tan इनवर्स x होगा। तो ये विषम फलन है। ठीक बात, ये तो हमें समझ में आता है। ठीक है, अब हम पांचवें पॉइंट पर चलते हैं। पांचवा पॉइंट मेरा ये बोलता है कि आप जरा फलन को देखें, जब आप माइनस अनंत से x के मान को अनंत की तरफ लेके आते हैं, माइनस अनंत से आपका x का मान किधर आ रहा है? अनंत की तरफ आ रहा है। तो आपका जो ग्राफ है, जो आलेख है, वो अपने मानों को -π/2 से कहां लेके जा रहा है? π/2 लेके जा रहा है। यानी ये फलन जो है x के मान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फलन का मान भी, आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि tan इनवर्स x कैसा फलन है? एक वर्धमान फलन है। और वर्धमान फलनों को यदि असमीकाओं से हटाया जाता है तो उनका चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। यह आपको ध्यान देना है। ये बहुत काम की चीज है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर मैंने इस पॉइंट को बार बार फोकस कर रहा हूं या मैं किसी पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये वर्धमान फलन है तो यदि हम इनइक्वालिटीज के सवालों में tan इनवर्स x को हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं होने देंगे। यानी असमीकरण का चिन्ह अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, छठी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो फलन है आपका, ये फलन कैसा चल रहा है? आपका tan इनवर्स x वर्धमान भी हो गया, ह्रासमान भी हो गया। आप देखें कि ये फलन आप कैसा है? आपका ये फलन tan इनवर्स x जो है एक सतत फलन है। tan इनवर्स x कैसा है? आपका एक सतत फलन है। आपका जो ग्राफ है वो कहीं पर भी टूटा नहीं है, कटा नहीं है। इसका मतलब जो tan इनवर्स x का जो आपका आलेख है वो कैसा ग्राफ है बेटा? आपका एक सतत फलन है। साथ ही साथ हम ये बात बोल सकते हैं कि देखिए इसकी जो परिसर है, क्योंकि वो -π/2 से π/2 के मध्य है, इसका जो परिसर है वो कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 के बीच में चल रहा है। तो ये जो फलन होगा वो भी एक परिबद्ध फलन होगा। ये कैसा फलन होगा? आपका एक परिबद्ध फलन होगा। और यहां से हमें बहुत क्लियरली ये भी दिख रहा है बेटा कि ये कैसा फलन है? tan इनवर्स x एक आवर्तीय फलन नहीं है और हो भी नहीं सकता है। होता तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो tan इनवर्स x के बारे में हमको आलेख, और ये बात मैं फिर बार बार बोल रहा हूं बेटा कि आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ग्राफ को याद रखना है क्योंकि ग्राफ जो है वो इन सारे नेचर्स को बताता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ये tan इनवर्स x की टोटल डिटेलिंग है। tan इनवर्स x क्या है, वो क्या ले सकता है, वो क्या दे सकता है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, उसके गुणधर्म क्या है, ये सब बातें हम यहां पर देख रहे हैं। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है क्योंकि यही हमारे लिए जब सवाल सॉल्व करते हैं तो यही पॉइंट हमारे लिए प्राण, परिसर, हमारे हल, ये सब निकालते वक्त हमारी मदद करते हैं बेटा। ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा है हमारा पास y बराबर cot इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x। अब y बराबर cot इनवर्स x का सबसे पहली चीज अपन क्या बात करेंगे? प्रांत के बारे में बात करेंगे। अब प्रांत आप मन में सोच लें,
कॉट एक्स का परिसर, कॉट एक्स का परिसर ही कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत है। तो यहां पर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सारे मान। ठीक है, दूसरे बारे में हम बात करें अगर सेकंड पॉइंट के बारे में, तो वो है उसका परिसर। परिसर क्या होगा? परिसर ये कौन सा परिवार है? कॉस का परिवार है। तो ये भाई साहब 0 से लेके और पाई तक जाने वाले हैं। दोनों जगह ओपन है, तो यहां पर भी दोनों जगह क्या लगाया मैंने? ओपन ब्रैकेट लगाया। तीसरी चीज इसके बारे में क्या बात करनी है, वो है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम अब डायरेक्ट बनाने के मूड में हैं, हम वो इमेज से नहीं देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा आपका जो ग्राफ है वो कैसे जाने वाला है? ये आपका एक्स अक्ष आ गया, ये आपका वाई अक्ष आ गया। ठीक है, आपका जो परिसर है वो कहां से कहां तक जा रहा है? वो 0 से लेकर और कहां तक जाने वाला है? पाई तक जाने वाला है। ठीक है जी, और बीच में कहीं पर π/2 आया ही होगा, निश्चित बात है। ये तो यह माइनस अनंत से चलने वाला है और कहां तक जाने वाला है? प्लस अनंत तक जाने वाला है। जो मान आपको नहीं लेना है उस पर आपको डॉटेड लाइनें खींचनी है। ये मान मुझे नहीं लेना तो मैंने इस पर डॉटेड, और एक्चुअली मुझे ये भी नहीं लेना है तो मैं ओवरलैप कर रहा हूं इसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये भी नहीं लूंगा। इसके बीच में मेरा आलेख बनना है। ठीक है, अब इसका आलेख जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आलेख ये माइनस अनंत पर पाई पर पहुंच जाता है, पाई से नीचे की तरफ आएगा और π/2 तक आ जाएगा। ठीक है, 0 पर ये क्या दे देगा? π/2 देगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ, भावनाओं को समझे। इसके बाद ये ग्राफ यहां से कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है और ये ग्राफ ऐसे चला जाता है। ठीक है, प्लस अनंत पर ये कहां तक चला जाएगा? ये 0 के पास पहुंच जाएगा। तो ये जो आपका आलेख बना है, ये आलेख किसका है? y बराबर कॉट इनवर्स x का है। अब इसके चौथी चीज के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होगा इसका चौथा चीज? क्या ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है? ये ग्राफ नीचे उतरा ही नहीं है। ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होने की बात खत्म हो गई, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष का मतलब होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में, यानी विपरीत चतुर्थांशों में उसको क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। तो अगर ये वाला ग्राफ है तो इसकी यहां पर सममित कहां पर होता? थर्ड क्वाड्रेंट में होता, जो है ही नहीं। ठीक है, क्या ये y बराबर x के सापेक्ष सममित है? अगर आप मिरर इमेज लेते तो ये मिरर, इसकी मिरर इमेज ये तो नहीं आ रही है, यानी कि यह न सम है और न विषम है। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? कॉट इनवर्स x न सम न विषम। और न सम न विषम मतलब हम इसे क्या बोलते हैं? नैनो। ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, न सम न विषम फलन है। ठीक है, पांचवा पॉइंट अपन इसके बारे में बात करें तो जरा देखें, जैसे जैसे आपका x का मान बढ़ रहा है, आपका x का मान माइनस अनंत से लेकर कहां तक जा रहा है बेटा? प्लस अनंत तक जा रहा है। माइनस अनंत से आप कहां जा रहे हैं? प्लस अनंत की तरफ जा रहे हैं। अब आप माइनस अनंत से अगर प्लस अनंत की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो कॉट इनवर्स x है वो अपने मान को पाई से आपको 0 की तरफ लेके आ रहा है। तो जब आप पाई से 0 की तरफ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप हासमान फलन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? कॉट इनवर्स x एक ह्रासमान फलन है। और ह्रासमान फलन है तो आपको समझ में आ गया है कि असमीका का चिन्ह परिवर्तन होगा। इनइक्वालिटी को हटाते ही, मतलब इनइक्वालिटी वाले सवाल में कॉट इनवर्स x को हटाते ही वह क्या करेगा? अपनी समीका के चिन्ह को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, छठा पॉइंट अपन लेके चलते हैं। अब इसमें छठा क्वेश्चन क्या है कि कॉट इनवर्स x जो है वह नॉन पीरियोडिक है। इतनी इंग्लिश तो समझ में आ जाएगी, वह नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, यानी आवर्तीय फलन नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है वो। ठीक है, वो पॉइंट भी क्लियर है कि क्यों नहीं है। और सातवां पॉइंट देखें कि आपका कॉट इनवर्स x अपने प्रांत में कैसा फलन है? सतत है। कोई ब्रेकिंग नहीं है तो आप बोलोगे कि ये क्या है? सतत है बेटा। ठीक है, अब अपने चलते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो है y बराबर कोसेक इनवर्स x। y बराबर कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अभी मैं शुरुआत करने से पहले आपसे बोलता हूं कि जरा सोचें कि इसका प्रांत क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका प्रांत, तो आप जो बोलते आ रहे हो उस हिसाब से इसका प्रांत कोसेक x का परिसर होना चाहिए। और कोसेक x का परिसर क्या होता है? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। बिल्कुल बात सही। इसका मतलब अगर मैं सबसे पहली चीज इसके बारे में बोलना चाहता हूं कि इसका प्रांत क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का मान माइनस अनंत से लेकर और -1 और यूनियन
एक से लेकर और अनंत जाएगा। बोलो निश्चित बात है, ठीक है। और हम एक ही लॉजिक यूज कर रहे हैं। मैं बार बार क्या बोलता हूं, त्रिकोणमितीय फलन याद कर लो। लगभग लगभग आपको याद भी है, क्योंकि आप लोग कक्षा 12वीं में है, तो आपको त्रिकोणमितीय फलन का तो लॉजिक समझ में आता है। मैं आपसे बोल रहा हूं त्रिकोणमितीय फलन का परिसर इनका क्या बनने वाला है, प्रांत बनने वाला है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमें, परिसर। किस परिवार का सदस्य है ये याद करो। यार कोसेक इनवर्स एक्स है, ये तो साइन इनवर्स का है, और साइन इनवर्स के परिवार वाले सबके सब -π/2 से π/2 जाने वाले थे। तो हमने इसका y जो सेट किया वो क्या करा, हमने इसका y बोला। अब देखो ध्यान से यहां पर y कैसे आएगा, -1 और 1 पे क्लोज है, इसलिए -π/2 और π/2 पर क्लोज लगा दिया गया। लेकिन आप देखिए -1 से 1 के बीच के नंबर हटा दिए हमने। प्रांत में -1 से लेके 1 के बीच के नंबर हटा रखे हैं। तो आप क्या करो, -π/2 से π/2 के जस्ट बीच में जो नंबर आए वो हटा दो। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, वो तो लॉजिक तो अपन ग्राफ से देखते हैं, लेकिन अपन को समझना कैसे है कि भाई -1 से 1 के बीच में भी कुछ हटाया गया है, तो हम जो परिसर आ रहा है उसमें -π/2 से π/2 के जो बीच में है, आप अगर देखेंगे तो -π/2 और π/2 के बिल्कुल बीच में शून्य है, शून्य हटा दो बस, ठीक है। याद रखने का तरीका हो गया ये। थर्ड, इसका ग्राफ। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ को समझना बेटा, ये बहुत अच्छा ग्राफ है समझने के लिए। ये आपका ये आ गया। आप सबसे पहले एक्स एक्सेस है आपका, ये एक्स एक्सेस है, ये वाला आपका वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर आप जा रहे हैं -अनंत से लेकर के और कहां तक, -1 तक। एक्स एक्सेस पर आप जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं -अनंत से कहां तक, -1 तक यूनियन। उसके बाद आप पकड़ रहे हैं 1 से लेकर और कहां तक जा रहे हैं बेटा, अनंत तक जा रहे हैं। तो ये आपका प्रांत है, ये वाला हिस्सा आपके प्रांत में नहीं आता, ठीक है। अब जरा देखें, -1 पर cos इनवर्स x -π/2 देने वाला, तो पहले यार रेंज भी लिख लो इसकी कि ये -π/2 है और यहां पर कहीं पर वो π/2 भी है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान देना, क्योंकि आपको -π/2 और π/2 दोनों लेने हैं, तो अब डॉटेड लाइन नहीं लगा रहा हूं मैं, सीधी एक रेखा खींच रहा हूं जो ऐसे जा रही है, ठीक है। ऐसे ही नीचे से भी एक रेखा खींच रहा हूं जो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आपने बोला -1 पर क्या होगा, -1 पर वो -π/2 पर रहेगा, ठीक है जी। और माइनस अनंत पर वो कहां आएगा, इधर से आएगा। तो यानी ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा और डिप कर जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब आप 1 पर कितना दे रहे हैं, 1 पर आपका π/2 होगा, ये π/2 ले लिया आपने, और 1 से आगे आप जैसे आएंगे तो ये आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू छूटा है वो कौन सा छूट गया है, रेंज में y का वैल्यू छूट गया है। ये ग्राफ इधर बन गया है, इस पॉइंट को भी अपन -1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, भावनाओं को समझते चलना। ये -1 आ गया और आपका जो ग्राफ बना वो कोसेक इनवर्स एक्स का कुछ इस तरीके का बना, ठीक है, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट पर। आपको साफ दिख रहा है कि ये जो आलेख आपने बनाया है ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, और अगर ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है तो मुझे ये कहने में कि मेरा कोसेक इनवर्स एक्स एक क्या होगा, विषम फलन होगा। ये क्या है, एक विषम फलन है। फिफ्थ पॉइंट, अब आप देखें क्या हो रहा है, मैं आपको अच्छे से समझना इस बात को बेटा। -अनंत से मैं कहां जाने वाला हूं, -अनंत से मैं जाने वाला हूं, मैं -अनंत से जाने वाला हूं -1 तक अपने x के मान को लेकर के। तो मेरा आलेख जो है वो शून्य के पास से जाता है और मुझे कहां लेके जा रहा है बेटा, -π/2 तक लेके जा रहा है। तो मेरा मान जैसे जैसे -अनंत से -1 तक मैं गया तो मेरे आलेख ने अपने मान को शून्य से किधर की तरफ भगा लिया, -π/2 की तरफ चला गया वो, ठीक है जी। यानी उसने अपने मान को क्या कर दिया, गिराया है, डिक्रीज किया है, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर ठीक है, फिर अपन 1 पर आ गए। 1 पर उसने कितना मान दे दिया बेटा, π/2 दिया, और जैसे जैसे मैं 1 से अनंत की तरफ चला उसने अपने मान को π/2 से किसकी तरफ दौड़ाया, शून्य की तरफ दौड़ाया। यानी यहां पर भी वो अपना मान क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बड़ा क्लियर सा पॉइंट है कि कोसेक इनवर्स एक्स अपने प्रांत में, ठीक है, अपने प्रांत में ह्रासमान फलन है। क्या है, ह्रासमान फलन है।
अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ह्रासमान फलन है, देखो आपका यहां पर -1 पर तो मान -π/2 था और आपका 1 पर तो π/2 हो गया। पर आप ध्यान दे बेटा, -1 से 1 का जो एरिया है वो आपके प्रांत में नहीं है, यहां कोई आलेख नहीं आया, तो -1 और 1 पर आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप जो कंपैरिजन करते हैं वो कहां पर करते हैं, प्रांत में करते हैं। तो आपका प्रांत कहां से कहां तक है, -अनंत से -1 तक है। तो -अनंत से -1 में आपका आलेख ने क्या करा, अपने आप को डिप किया, नीचे गिराया। डेफिनेटली ये ह्रासमान था अपने पहले प्रांत में, यानी -अनंत से -1 में। ठीक है, दूसरी बार जब वो शुरू होगा 1 से, तो 1 से लेकर अनंत तक अब आप बात करोगे, 1 से पीछे की कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 पर आपने पहले क्लोज कर दिया, इसके मतलब -1 से 1 के बीच में आपके पास कुछ भी नहीं है वहां पर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर यहां पर तो बढ़ गया वैल्यू, यहां बढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो आधा पार्ट था, उसका काम हो गया। अब 1 से अनंत तक हमने दोबारा बात करी तो हमने देखा कि वापस से हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमने बोला कि कोसेक इनवर्स एक्स अपने प्रांत में कैसा है, वह एक कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। ठीक है, अपन छठे पॉइंट पर चले। छठा पॉइंट क्या बोलेगा, वही बात, कोसेक इनवर्स एक्स एक नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक फलन है। क्या है ये, आवर्तीय फलन नहीं है। ठीक है, सातवां पॉइंट समझना बेटा आप। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स अपने प्रांत में एक सतत फलन है। आप बोलोगे सर ये तो मतलब हद ही हो गई आपकी, साफ साफ दिख रहा है कि इस जगह पर आपका ग्राफ टूट गया है और दोबारा ग्राफ यहां से ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपका ग्राफ तो टूटा ही टूटा है। यानी आप जो कहते हो कि सतत ग्राफ वो ग्राफ होता है जो अपने प्रांत में जब उसे बनाया जाता है तो वो अपने पेन को अपनी कॉपी से उठाए बगैर बन जाता है। ठीक है, इसी को हम सतत की परिभाषा बोलते हैं। अब आप सोचो कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि आपके पास जो एक्सपोजर है, यानी आप जो एक्स अक्ष पर मान देख सकते हो वो क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो -अनंत से लेके -1 तक का मान, और फिर आप देख सकते हो 1 से लेके अनंत तक का मान। आपको ये जो मान है, ये वाला मान दिख ही नहीं रहा है, ये आपकी पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि ये आपके प्रांत में नहीं आता। ठीक है, तो आपने क्या करा, -अनंत से -1 तक जब ग्राफ बनाया तो क्या आपने इस प्रांत में कहीं भी ग्राफ को उठाया, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं उठी, आपका सीधा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्रांत का हिस्सा है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कहां दिखना शुरू हुआ आपको, वापस से 1, तो आपने देखा कि आपका आलेख फिर से बनता जा रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो अपने प्रांत के अंदर तो वह आलेख कभी टूटा ही नहीं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसका मतलब अगर अपन आर की बात करें, हम सततता की बात सिर्फ प्रांत में करते हैं, प्रांत के बाहर की बात हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, जब वो चीज यहां पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उस पर उसका नेचर कैसे चेक करेंगे भाई, उसके इनपुट में ये मान आ ही नहीं सकते, तो मैं कैसे बताऊं कि वो वहां टूटा था या नहीं टूटा था। तो हम जो भी बात करते हैं वो इनपुट पर कहते हैं, और इनपुट कहां से कहा था कि -अनंत से -1 का है, इसमें भी आलेख नहीं टूटा, और 1 से लेकर अनंत में भी उसका आलेख नहीं टूटा। तो हमें क्या कहना पड़ा कि कोसेक इनवर्स एक्स अपने प्रांत में एक सतत फलन है। ये पॉइंट आपको समझ के रखना है। ठीक है, ह्रासमान भी हमने उसके प्रांत में ही चेक किया था। मेरे को ग्राफ दिख रहा था -अनंत से -1, मेरे को ये दिखा ही नहीं। देखो बेटा, मैं यहां से यहां तक दिखा तो मेरा ग्राफ डिक्रीज करता गया। मैंने कहा और कहां पर है ये ग्राफ बताओ, आपने बोला सर 1 से अनंत पे भी ये ग्राफ है। 1 से अनंत पे भी मैंने देखा कि वो ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो अपने प्रांत में कैसा फलन है, एक ह्रासमान फलन है। ठीक है, और अब हमारा लास्ट जो है वो है y बराबर सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, y बराबर सेक इनवर्स एक्स में अब मैं प्रांत बिना बोले लिख दूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसका प्रांत होगा, क्योंकि सेक एक्स का परिसर। ठीक है, ओके। सेकंड अपन बात करेंगे किसकी, परिसर की बात करेंगे। जब मैं परिसर की बात कर रहा हूं तो ये कौन सा परिवार है वो याद करना है। ये कॉस का परिवार था, कॉस इनवर्स एक्स का। ये चलने वाला है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू, ये जाएगा 0 to पाई। ठीक बात। अब 0 और पाई के मध्य क्या है,
हमने इससे पहले भी मध्य की बात बताई थी, क्यों उड़ाई थी? क्योंकि -1 से 1 के बीच के अंक हमारे प्रांत में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो चीज वहां पर कुछ कोई ग्राफ बनने वाला नहीं है, तो बीच का हिस्सा हट गया, तो यहां से भी बीच का हिस्सा हटाना है, तो 0 और पाई के जस्ट बीच में कौन है? π/2। तो आप क्या करो, π/2 को हटा दो, तो ये इसका परिसर आ गया। और सिर्फ ये याद करने का लॉजिक बता रहा हूं बेटा मैं, कि अगर बीच का हिस्सा, क्योंकि -1 से 1 का हिस्सा हमारे पास नहीं था, -1 और 1 के बीच का हिस्सा हमारे प्रांत में नहीं था, तो हम परिसर में भी 0 से पाई के बीच वाले हिस्से को हटा रहे हैं, और 0 से पाई के बीच में कौन आ रहा है? π/2 आ रहा है, तो हमको क्या करना है? π/2 को हटा देना है। बस सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। थर्ड, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये चल रहा है माइनस अनंत से लेके कहां तक? प्लस अनंत तक चल रहा है बेटा। यहां कहीं पर एक जगह -1 आ गया होगा और यहां कहीं पर 1 आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। ये 0 रहा ही होगा आपके पास, यहां कहीं पर π/2 आया होगा और यहां कहीं पर पाई। अब आप देखें, आप 0 को भी ले रहे हैं और पाई को भी ले रहे हैं, तो जिन मानों को आप ले रहे हैं उनको तो आप येलो लाइन से शो करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा आ गया। और ये वाली लाइन भी आप ले रहे हैं, तो मैं इस पर भी येलो लाइन ओवरलैप कर दूं। और जो लाइन आप नहीं ले रहे हैं बेटा, उसको आप क्या करने वाले? डॉटेड करने वाले हैं। तो π/2 आपको नहीं लेनी, ये π/2 नहीं ली, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं। -1 पर क्या मिलने वाला है? पाई मिलने वाला है, तो ये पाई यहां पर आएगा, और माइनस अनंत पर वो क्या हो जाएगा? π/2। तो आपका जो आलेख आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है जी। इधर आप देखें 1 पर क्या हो जाएगा? 0 दे देगा मान, और 1 से लेके अनंत तक जब जाएगा तो वो ऐसे चला जाएगा। आपका आलेख बन गया किसका? ये आलेख बन गया है sec इनवर्स x का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट की। मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं है, नीचे कोई ग्राफ ही नहीं आया। y अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम बोलेंगे क्या? कि आपका जो आलेख है वो कैसा है? sec इनवर्स x नैनो फलन है। sec इनवर्स x क्या है? एक नैनो फलन है, ठीक है ना। sec इनवर्स x क्या है? एक नैनो फलन था, ठीक है। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आप देखें कि ये क्या कर रहा है, माइनस अनंत से -1 यहां तक रुकना है आपको इस एरिया के बारे में कोई बात नहीं करनी, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये आपके प्रांत का हिस्सा नहीं है, यानी आप यहां पर ब्लाइंड फोल्ड है, आपको ये कोई हिस्सा दिख ही नहीं रहा है, ग्राफ पर कोई हिस्सा नहीं है यहां पर, ठीक है। अब आप देखें क्या हुआ, माइनस अनंत से -1 में आपका जो मान है वो π/2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और कहां तक जाने वाला है? पाई तक जाने वाला है। इसका मतलब आपका मान को क्या हो रहा है? इंक्रीज करा जा रहा है, यानी ये वर्धमान हो गया। आप देखिए 1 पर आपका मान 0 है और आप फिर π/2 के पास जा रहे हैं, यानी 0 से π/2 तक मान जा रहा है आपका, यानी आपका जो ये आलेख है sec इनवर्स x अपने प्रांत में वर्धमान है, वर्धमान फलन है। और छठा पॉइंट तो नॉन पीरियोडिक है ही, इसके बारे में बात करनी क्या बात, ये तो हमको समझ में आ ही गया है, वरना अगर ये नॉन पीरियोडिक हो जाता तो ये बहुएकाकी हो जाता, और बहुएकाकी हो जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है ना। 7 पॉइंट वही, अपने प्रांत में sec इनवर्स x एक सतत फलन है। तो ये जो है बेटा, ये 6 आलेख जो हमने पढ़े, या 6 जो हमने प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, इनका जितना भी नेचर है, इनके बारे में जो भी प्रकृति है वो हमने पढ़ लिया, और ये हमें याद रखना है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इन पॉइंटों के साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर ग्राफ याद है तो फिर ये तो पॉइंट आपको याद ही रहेंगे, लेकिन मैं फिर एक बार लिखवा दे रहा हूं। पहला क्या, कि साइन इनवर्स x tan इनवर्स x व cosec इनवर्स x विषम फलन है, विषम फलन है। ये क्या करते हैं,
ये निश्चित तौर पर अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखा जाएगा तो ये तीनों के तीनों फलन क्या करेंगे, माइनस बाहर फेंक देंगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x व sec इनवर्स x नैनो है, नैनो फलन है। नैनो फलन का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, आप देखेंगे कि जो आपका cos इनवर्स x है, cot इनवर्स x है और sec इनवर्स x है, ये तीनों ही आलेख सदैव y अक्ष x अक्ष के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स x व sec इनवर्स x के आलेख सदैव x अक्ष के ऊपर की ओर होता है। हमेशा कहां होते हैं, x अक्ष के ऊपर की ओर होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, x अक्ष के अबव आएगा। इसका मतलब उसका जो रेंज आएगा वो 0 और पाई के बीच में आने वाला है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने हर एक के लिए बात करी थी वो क्या, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रत्येक त्रिकोण इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, परिबद्ध फलन होता है। परिबद्ध फलन होता है। ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये 6 के 6 क्या है बेटा, परिबद्ध फलन है। परिबद्ध फलन क्यों है, क्योंकि आप जब इनको बनाते हैं तो इनका जो परिसर है वो दो अनिश्चित अंकों के, मतलब एक जो डिफाइंड नंबर्स हैं या जो फिक्स नंबर्स हैं उनके बीच में आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक माइनस अनंत की तरफ जा रहा है या कोई एक प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। अगर ये प्लस अनंत या माइनस अनंत की तरफ चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये परिबद्ध फलन नहीं है। तो दो अंकों के मध्य कोई भी दो वास्तविक संख्याएं आप ले लें, उन दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अगर आपका परिसर आ रहा है तो वह फलन परिबद्ध फलन कहलाते हैं। और यहां पर देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स व कोसेक इनवर्स एक्स का जो परिसर आता है वो -π/2 से π/2 होता है। ये दोनों आपके डिफाइंड नंबर्स हैं, रियल नंबर है। ऐसे ही वो 0 से पाई देते हैं कौन, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स व सेक इनवर्स एक्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक प्रतिलोम वृत्तीय फलन, मैं बार बार नाम बदल देता हूं, उसके पीछे का कारण है कि ये सारी चीजें, यही जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन मैंने लिखा, यही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। यह भी हमें समझ में आ गया था कि सारे पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे, आपके नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, नॉन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रांत में सतत फलन होता है, सतत फलन होते हैं। ठीक है, तो हमको अब बात समझ में आ गई लगभग सारी कि साइन इनवर्स एक्स, आपका टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये क्या करते हैं, इनके बीच का आलेख कैसा होता है, वो -π/2 से π/2 जाएगा। ठीक है, और इन सब का इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रश्नों को हल करने में, चाहे वो प्रांत निकालने की बात आ जाए या वो परिसर निकालने की बात आ जाए या प्रश्नों को हल करने की बात आ जाए। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है और ये आलेख जो है ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को पहले हल करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि y बराबर सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत व परिसर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं
कि फलन में जो हमने परिसर निकाला था वो वाला मेथड जो हमने सेकंड मेथड सीखा था, एक तो हमने क्या करा था, अवकलन विधि से निकालना सीख लिया था, और एक मेथड हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था वो जिसके अंदर हम पुट करा करते थे। मैं इन जनरल अपनी क्लास में बोलता हूं कि वो डीएस मेथड है, लेकिन आप उसको समझे कि वो जो डायरेक्ट मेथड था वो डायरेक्ट मेथड हम ट्राई कर रहे हैं अब यहां पर, और किसको यूज करते हुए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हुए। अब क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू सिग्नम कॉट इनवर्स x। तो सबसे पहले तो आप देखिए कॉट इनवर्स x का प्रांत क्या है। आपने बोला कि सबसे पहले हमें किसको चेक करना है, कॉट इनवर्स x के प्रांत को। तो हमें बचाना किसको है, कॉट इनवर्स x को बचाना था। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि सर इसका जो प्रांत आएगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, x का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आप कुछ भी रख दे, ठीक है, ओके। अब कॉट इनवर्स x बच गया तो फिर सिग्नम को बचाना जरूरी है हमारे लिए। अब सिग्नम ये बोलता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप x बिलोंग्स टू r मुझे अंदर डाल दो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो हमारा प्रांत आएगा, हमारा जो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। अब ये आ गया डोमेन। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज में आप ध्यान देंगे कि हम डायरेक्ट मेथड की तरफ जाने वाले हैं। मैंने बोला x रियल नंबर दिया, किसको दिया, सबसे पहले मैंने कॉट इनवर्स को दे दिया। मैंने कहा कॉट इनवर्स को दे दो आप, x जो भी अपना वास्तविक मान है वो सबसे पहले किसको देगा, कॉट इनवर्स को देगा। कॉट इनवर्स ने बोला कि मैं वास्तविक मान लेने को तैयार हूं, और मेरा जो आउटपुट है यानी जो मेरी रेंज है वो रेंज है 0 से पाई ओपन ओपन, यानी मैं आउटपुट जो देता हूं वो 0 से पाई दूंगा, ठीक है। ये 0 से पाई किसका इनपुट बनने वाला है, सिग्नम का। अब सिग्नम क्या कहता था, सिग्नम हमसे कहता था कि यदि आप मुझे धनात्मक इनपुट देने वाले हैं, यदि आप मेरे मान को, मेरे अंदर जो मान है अगर वो धनात्मक रखने वाले हैं तो मैं आपको 1 देने वाला हूं। इसका मतलब सिग्नम का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका रेंज में सिर्फ एक अवयव आएगा, वो है 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू सिग्नम कॉट इनवर्स x, ठीक है, तो ये जो y बराबर जो आपने बोला सिग्नम कॉट इनवर्स x है, तो सिग्नम कॉट इनवर्स x का जो आपका फलन है वो निश्चित तौर पर हर बार क्या बनेगा, 1, यानी y बराबर सिग्नम कॉट इनवर्स x और y बराबर 1 समतुल्य यानी इक्वल फंक्शंस हैं, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, वो इक्वल फंक्शंस में आते। क्यों, क्योंकि उनके प्रांत, दोनों के प्रांत समान, परिसर निश्चित तौर पर समान, और x के प्रत्येक मान के लिए y का भी प्रत्येक मान समान आ रहा है। तो अगर कहीं पर सिग्नम कॉट इनवर्स लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, वो y बराबर 1 लिखा हुआ है, या y बराबर 1 कहीं उसे लिखना था, उसकी जगह वो क्या लिख सकता है, सिग्नम कॉट इनवर्स x लिख सकता है, ठीक है। और अपन सवाल करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन लिखे एक, जैसे y बराबर, इसका परिसर निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोल दिया कि आप एक काम करो, यहां ले लो सिग्नम, सिग्नम के अंदर अपन डाल देते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर अपन कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अपन ले लेते हैं अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर अपन ले लेते हैं मान लीजिए ई की पावर, और यहां ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद, ये साइन इनवर्स बंद, और इसका मुझे क्या निकालना है, परिसर निकालना। मैंने कहा इसका क्या ज्ञात करो, इसका परिसर ज्ञात करो। मुझे प्रांत से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, परिसर ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका परिसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका परिसर, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अगर अपन बात करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले x किसको देगा, x अपना रियल नंबर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या है, एक द्विघात है। द्विघात का जो परिसर होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि माइनस डी बटे 4 से लेकर और अनंत होता है यदि लीडिंग कोफिशिएंट यानी a का जो गुणांक है वो धनात्मक हो, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो। अब अगर आपने ऐसा करा तो इसका d निकालोगे तो आएगा 9 माइनस 8 1 यानी माइनस 1/4। तो आपका जो ये आएगा वो माइनस 1/4 से लेकर और कहां तक जाएगा, अनंत तक। माइनस 1/4 से कहां तक जा रहे हो आप, अनंत तक जा रहे हो। अब ये माइनस 1/4 से लेकर अनंत किसको दिया जाएगा, ई को दिया जाएगा, ई की घात में आ जाएगा मान लीजिए। तो ई की घात में जब ये आउटपुट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको ई की पावर माइनस 1/4 से लेकर और अनंत तक जाने वाले हो आप, और ई की पावर माइनस 1/4 पर ये और इस पर ओपन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर क्या लगने वाला है, रूट लगने वाला है। ई की पावर माइनस 1/4 एक धनात्मक राशि है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है रूट लगाने में। तो जब ये रूट लगेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर रूट ऑफ ई की पावर माइनस 1/4 से लेकर और अनंत जा रहा है, ठीक है।
ये किस में जाने वाला है? ये जाने वाला है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ओके, अब जरा देखें कि ये रूट क्या है, ये क्या आया है? ये आ गया है आपके पास e की पावर -1/8। ठीक है, e की पावर -1/8 से लेकर आपका जो मान है वो अनंत जा रहा था। इसको एक मिनट, ये जो आपका मान था वो क्या था? e की पावर -1/8 से आपका मान अनंत जा रहा था। ठीक है, ये किसको मिल गया? बॉक्स को मिल गया। अब जरा एक बार देख ले एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। जब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप देखेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ये जो पॉइंट होगा इस पर आपको मान क्या मिल रहा होगा? x = 0 यहां रहा होगा, और ये पॉइंट आपका 0,1 रहा होगा। ऋणात्मक मान इधर आया होगा, यानी निश्चित तौर पर e की पावर -1/8 का जो मान होगा वो आपका 0 से 1 के मध्य होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका? 0 से 1 के मध्य आ रहा होगा। अब अगर ये 0 से 1 के मध्य आ रहा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जैसे ही इनपुट आप डालोगे तो 0 से 1 के मध्य में जैसे ही आपका कोई अंक आया तो वो शुरुआत कहां से करेगा? वो शुरुआत 0 से करेगा, और ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से लेकर कहां तक? अनंत तक सारे अंक मिलना शुरू हो चुके होंगे। फिर से समझे बेटा, मैंने क्या करा? मैंने पहले द्विघात में डाला, -1/4 से अनंत आया, उसको e की घात में ले लिया, तो मेरा आंसर e की पावर -1/4 से लेकर कहां तक चला गया? अनंत तक चला गया। फिर मैंने पूरे पर वर्गमूल लिया, तो वर्गमूल लेने पर e की घात -1/8 हो गई, और e की घात -1/8 से लेकर अनंत तक मेरा जो परिसर है वो जा गया किसके अंदर? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ने बोला कि ये अंक जो है ये 0 से तो बड़ा है, धनात्मक तो है, 0 से बड़ा है, मगर 1 से छोटा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे मैं डालूंगा वो उसे 0 कर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम यही था। और उसके बाद वो सारे मान, क्योंकि वो तो अनंत तक जा रहा है, तो वो सारे इंटीजर नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे सारे नंबर आपको देने लग जाएगा। ये इनपुट किस में जाने वाला है बेटा? ये इनपुट साइन इनवर्स में जाने वाला है। साइन इनवर्स खुशी खुशी कहता है कि आप मेरा जो इनपुट रखेंगे वो निश्चित तौर पर -1 से 1 के मध्य ही रखेंगे। -1 से 1 के मध्य में सिर्फ एक 0 और एक 1, 2 अंक के, बाकी सारे अंक हमारे रिजेक्ट हो गए। तो साइन इनवर्स को 0 मिलेगा, तो साइन इनवर्स 0 कितना दे देगा? 0 दे देगा। और साइन इनवर्स 1 कितना देगा? वो दे देगा π/2। अब ये जो इनपुट है 0 और π/2, ये जब सिग्नम में जाएंगे तो सिग्नम 0 का जो मान होगा वो 0 आएगा, और सिग्नम π/2 का जो मान होगा वो 1 आएगा। तो आपका रेंज जो आएगा वो 0 और 1 का क्या आएगा? यानी आपका प्रश्न कितना भी बड़ा हो, उसमें कितने भी चीजें आ रही हो, अगर आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हर स्टेप पर जो आपको फलन दिया गया है उसके प्रांत और उसका परिसर आपको आना चाहिए। तब आपके लिए ये वाला जो मेथड है ये बहुत आसान भी हो जाता है और बहुत फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, ये हमारे सवालों की बात हो गई, और ये हमारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, इनके गुणधर्म क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, ठीक है, या इसको अपन क्या करें, इसको हम लिख देते हैं गुणधर्म। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म की बात करना अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, यहीं से हमारा लॉजिक स्टार्ट भी होगा, और हर चीज को समझना है तो हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होना चाहिए? π/2 होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन इसको देखेंगे, और यहां x का मान बहुत पक्का करना पड़ेगा, x का मान -1 से 1 आएगा। मैं आप सारे बच्चों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, या जब आप लोग ये नोट्स बनाते हैं, या आप सब लोग जब बुक्स में कोई चीज देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? इस पार्ट पर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं और इस पार्ट पर आप फोकस रखते हैं, और इस पार्ट को आप नेग्लेक्ट सा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको जितना ध्यान इस पर दे रहे हो, साथ ही साथ उतना ध्यान भी इस पे देना है। यानी जब आप खुद लिखते हैं, आप कहीं भी लिखें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2, तो आप साथ में आदत डालें कि आप x का मान -1 से 1 लिख रहे हैं, क्योंकि यही वो प्रांत है जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या बनेगा?
पाई बाय 2 बनेगा। वरना बच्चों का फिर क्या होता है, बाद में उनका जो दिमाग है वो प्रिटेंड गलत करता है, वो अजम्पशन गलत करने लग जाता है। वो बोलता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में अगर ये एक्स और ये एक्स समान हो गया तो आपका हर बार जो उत्तर आने वाला है वो पाई बाय 2 आने वाला है। मैं बच्चों से बोलूं भाई एक एग्जांपल देखो, फ्रॉड एग्जांपल दे रहा हूं मैंने बच्चों से पूछा बताओ साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 क्या होगा। बच्चों ने बोला अरे सर ये दोनों तो समान है, ये पाई बाय 2 होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका साइन इनवर्स एक्स और जो कॉस इनवर्स एक्स है वो बेचारे दोनों -1 से 1 के बीच में ही मान ले सकते हैं, इससे बड़ा मान तो वो ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जब मैं साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 ले रहा हूं तो ये दोनों ही मान क्या है, अपरिभाषित है, तो ये पाई बाय 2 हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन में हमारे दिमाग में क्या चलता है, ये प्रॉपर्टी चलती है, और मैं ये बात अभी बोल ही देता कि भाई x और x दोनों जगह पर क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये x और ये x क्या होना चाहिए बेटा, आपका सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये x और x सेम और सेम होना चाहिए। ये और ये अगर सेम है तो क्या बनेगा, पाई बाय 2 बनेगा। मगर ये x कहां से होना चाहिए, ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, इसी का एक और है कि अगर ऐसे अपन बोले तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या बनेगा, पाई बाय 2 बन जाएगा। अब यहां पर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स आ गए। देखो दोनों के प्रांत क्या है, आप बोलोगे सर इन दोनों का प्रांत तो हमें याद है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, क्योंकि tan x का और cot x दोनों का परिसर क्या था, tan x का और cot x यानी त्रिकोणमितीय फलनों का जो परिसर था वो r था। तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो कहां हो जाएगा, r हो जाएगा। ऐसे अपना जो तीसरा प्रॉपर्टी बनेगी इसके अंदर वो क्या बनेगी कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब इसके लिए प्रांत क्या होगा, x बिलोंग्स टू, आप इसको लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेके -1 यूनियन 1 से अनंत, या इसे एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे इसको ऐसे लिख लें, दोनों में से कोई भी चीज सही है। ठीक है, अच्छा इसको अपन प्रूफ चाहे तो अपन प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन बिना प्रूफ करे भी क्या हम इसको समझा सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाय 2 ही होना था, या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को पाई बाय 2 ही होना था। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब आप कक्षा 11वीं में थे और जब आप कक्षा 11वीं पढ़ रहे थे तो अब आपको पढ़ाया गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी संपूरक कोण, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, अच्छा साइन आप जानते हैं कि साइन होता है ज्या, और कॉस जो होता है उसे हम बोलते हैं कोज्या। इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन और कॉस को बोलते हैं कोसाइन। साइन और दूसरे को हम बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, कोसाइन का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो जो आपका साइन एक्स है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस एक्स है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोसाइन एक्स। ठीक है, कोज्या है, अगर वो ज्या है तो वो क्या है, कोज्या है, कोसाइन है। ठीक है, तो कोसाइन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स जो कोण है वो किसको संतुष्ट कर रहा होगा, साइन एक्स को कर रहा होगा, और जो कॉस इनवर्स एक्स है वो किसको कर रहा होगा, वो कॉस को कर रहा होगा, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तभी इन दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा, पाई बाय 2 आ रहा है। अच्छा इसको अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इनमें से एक ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया कि मैं प्रूव करना चाहता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 को, मान लो मैं इसी एक पार्ट को प्रूफ करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे प्रूफ करूंगा मैं इसको, मैंने आपसे बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, तो आप क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया कि वो क्या है, थीटा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का मान मैंने क्या मान लिया कि वो क्या है, थीटा है। तो थीटा का मान आपका कहां से कहां तक जाने वाला है, थीटा का मान आपका -पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 तक जाने वाला है। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अगर अपना प्रांत -1 से 1 रहेगा तो आपका जो मान होगा वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जाएगा। यहां से आपको x बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, साइन थीटा मिल जाएगा। x का मान आपका -1 से 1 तक जा रहा है और थीटा आपका -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जा रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं x लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अच्छा आपने थीटा के स्थान पर क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आप जरा देखें कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं इधर जो थीटा है ना बेटा इसको भी चेंज करूंगा। ठीक है, क्या चेंज करूंगा, ध्यान से देखें, मैंने कहा पहले माइनस थीटा आएगा,
तो माइनस थीटा जब आप लेंगे तो आपका जो मान है वो कहां से कहां तक जाएगा, वो अभी भी माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 तक ही जाने वाला है। ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, आप पाई बाय 2 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहां पर भी पाई बाय 2 जोड़ रहे हैं और आप यहां पर भी पाई बाय 2 जोड़ रहे हैं। तो आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, आप बोलोगे कि सर ये जो मान है वो आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो अब कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, 0 से लेके पाई तक जा रहा है। ठीक है जी, पाई बाय 2 माइनस थीटा का मान 0 से पाई तक जा रहा है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर आपका आप किसी को अजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना, उसमें जो आपका कोण आ रहा है, अगर ये कोण आपकी प्रिंसिपल रेंज में है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज में था, थीटा साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना, तो ये जो है थीटा वो अपना कोण कहां से कहां तक ले रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ले रहा है। तो अगर ये अपनी प्रिंसिपल रेंज में है तो ये साइन इनवर्स जंप करके सीधा इधर आ सकता है और एक्स बराबर साइन थीटा बन सकता है। तो ये जो जंप होगा इधर से इधर जाना, या साइन इनवर्स एक्स से साइन थीटा बनना, या थीटा को साइन इनवर्स एक्स बनना, ये तभी संभव है जब आपका जो कोण है वो आपका किसमें हो, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में हो, यानी उसके परिसर में हो। ठीक है बात। अब देखो, जब मैं कॉस पे ले आया तो मेरे को कॉस के अंदर जो कोण मिल रहा है, कॉस के अंदर जो कोण मिल रहा है पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से पाई जा रहा है। 0 से पाई क्या है, उस कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज है। कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई चलती है, यानी ये जंप अलाउ कर देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जंप करने से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर ये 0 से पाई नहीं होता और इससे छोटा होता तो भी अलाउ है, लेकिन अगर ये 0 से पाई से बड़ा होता तो मैं अलाउ नहीं कर सकता था। इसका मतलब आप जो कोण को यहां पर ला रहे हैं, ये कोण अगर प्रिंसिपल रेंज के बराबर या प्रिंसिपल रेंज से छोटा है, उपसमुच्चय उसका, तो आपका ये जंप जो है इधर से इधर जाना और इधर से इधर आना, ये अलाउड है। अगर इससे बड़ा है तो फिर आपको ये अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में ही अलाउ है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपका cos इनवर्स x कितना आ गया बेटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया। ये cos इनवर्स x ये रहा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने साइन इनवर्स x को माना था, तो ये लिखा है साइन इनवर्स x। इसको इधर लिया तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर कितना आ गया, पाई बाय 2। अब देखो, मैंने थीटा क्या, मैंने जब सवाल शुरू किया तो मैंने यहां x के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, मैंने सिंपल सा ये काम करके चालू किया। ठीक है, मैं इसी से कर लेता हूं। देखो क्या हुआ, मेरा थीटा आ रहा है साइन इनवर्स x, मैंने थीटा क्या माना था बेटा, साइन इनवर्स x। तो उस केस में जो मेरा x था वो निश्चित तौर पर कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक चलेगी बेटा, -1 से लेके और 1 तक चलेगी। इसी प्रकार से आप चाहें तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को प्रूफ करके देख सकते हैं, आप चाहें तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x को भी प्रूफ करके देख सकते हैं। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो दोनों x आ रहे हैं, जो दोनों x आ रहे हैं बेटा, ये क्या होने चाहिए, ये दोनों समान होने चाहिए। अगर ये दोनों समान हैं तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 बन रहा है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी पाई बाय 2 बन रहा है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी पाई बाय 2 बन रहा है। कब, जब ये दोनों x समान है। और इन दोनों x के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है इनका परिसर। ठीक है, तो अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है उस पहली प्रॉपर्टी को अगर अपन दोबारा से एक बार रिफाइन करके लिखें तो मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आई है वो क्या आई है, वो आई है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो पाई बाय 2 होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा, पाई बाय 2 होगा जब x का वैल्यू r हो। और sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होगा, पाई बाय 2 होगा जब x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, दो चीजों को ध्यान देना है बेटा इस पूरे चैप्टर में। एक तो यहां पर जो x के बारे में मान लिख रहे हो वो, दूसरा ये जो जंप है साइन x, आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना, उधर से x बराबर साइन थीटा लिखा। ठीक है ना, आपकी जो आदत है वो क्या है, अपन ने माना साइन इनवर्स x को थीटा माना, फट से हम x बराबर क्या लिखना चाहते हैं, साइन थीटा लिखना चाहते हैं। ये लिखने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो थीटा का मान है वो या तो उसकी प्रिंसिपल रेंज है
यानी जो उसका जो आपका परिसर दिया गया है वो परिसर होना चाहिए, या उस परिसर का उपसमुच्चय होना चाहिए। उस परिसर से बड़ा मान अगर आपका थीटा का आ रहा है तो आपको ये जंप अलाउड नहीं है, तब आपको कुछ और प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जंप है ये तभी संभव है जब हम क्या बोलेंगे कि हम प्रिंसिपल रेंज में है। ठीक है,